हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीटेट इंग्लिश पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये सारे प्रश्न हम रीसेंट पूछे गए 2026 में जो अभी आपका लास्ट एग्जाम हुआ उसके हम यहाँ पे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। डेली बेसिस पे सीरीज में वीडियोस आ रही हैं और ये हमारी वीडियो नंबर 4 है। सो इफ एनीवन हु इज वाचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो आप चैनल से जरूर जुड़िएगा। यहाँ पर अपकमिंग मेरे द्वारा आपको इंग्लिश की क्लासेस देखने को मिलेगी जो कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको बिल्ड करने में डेफिनेटली मदद करेगा। क्योंकि हम यहाँ पर हर क्वेश्चन के साथ जो एक्सप्लेनेशन होता है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका होता है, अगर आप यहाँ पे इन विषयों को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वेदर इट इज योर हिंदी और इंग्लिश, सो ऐसे ही आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, स्टडी करनी होगी, अभी से करना होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की इस क्लास की शुरुआत हम कर लेते हैं। और आप लोग कमेंट में जरूर बताना, कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें डाउट रह जाता है या कुछ समझ नहीं आया है, तो फील फ्री टू गिव मी योर सजेशंस, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स, राइट। तो चलिए फिर इसी के साथ आज की इस बहुत बेहतरीन क्लास की शुरुआत हम कर लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, राइट। इससे पहले 3 वीडियो बना चुकी हूँ, तो तीनों वीडियो जो है आप प्लेलिस्ट आपको दे दूंगी, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में भी पिन कर दूंगी। वहां से जो पहले की वीडियोस अगर नहीं देखी है, देखना चाहते हैं, तो वहां से जाके चेकआउट करना, ठीक है, मिल जाएगी। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं अब अपने एक एक क्वेश्चन को। 30 क्वेश्चन का हम लोग टारगेट यहाँ रख रहे हैं हर वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर इंस्टीट्यूशनल राइटिंग। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इंस्टीट्यूशनल राइटिंग में नहीं आता। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल राइटिंग का मतलब क्या होता है? ऐसी राइटिंग जो आप फॉर्मल अपने पर्पस के लिए लिखते हो, ऐसी राइटिंग जो हम फॉर्मल पर्पस के लिए लिख रहे हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस के लिए लिख रहे हैं, या आपका कोई ना कोई उसके पीछे क्या है, कोई आपका पर्पस फॉर्मल है, राइट। जैसे स्कूल के लिए लेटर लिखना है ना, तो जैसे स्कूल वगैरह में लेटर लिख रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ लिख रहे हैं, तो ये आपका इंस्टीट्यूशनल राइटिंग है। तो कौन सा नहीं आएगा? देखो, करिकुलम आप लिख सकते हैं, स्कूल के लिए करिकुलम बनाना। बिजनेस लेटर क्या है आपका, जो कि आपका इंस्टीट्यूशनल है। रिव्यू देना भी इंस्टीट्यूशनल हो सकता है। तो नोट्स ऑफ कंडोलेंस, ये आपका जो है इंस्टीट्यूशनल में नहीं आएगा, ये आपका थोड़ा सा व्यक्तिगत हो जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका नॉट था। अगला प्रश्न देखेंगे, What is the innateness hypothesis in language acquisition and language learning? जब हम भाषा के अधिगम और अर्जन की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये वर्ड आया ना, इनेटनेस। इनेटनेस हाइपोथेसिस क्या है? इनेटनेस से क्या समझ रहे हो? जैसे जहां पे हम बच्चे की इनेट क्षमताओं की बात करते हैं, जैविक क्षमताओं की बात करते हैं, जो हम जन्म से जो क्षमता लेकर के आते हैं ना, हम उसकी यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इट रिजेक्ट्स द आइडिया दैट ऑल लैंग्वेजेस हैव ग्रामर्स। क्या ये इस आइडिया को रिजेक्ट करता है? तो ये गलत हो गया। इनेटनेस का जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो ये समझिएगा कि ये बिलीव करता है कि हम अपने कुछ ना कुछ नॉलेज को लेकर के आते हैं। तो आंसर हो जाएगा, इट बिलीव्स दैट ऑल ह्यूमन बींग्स possesses language knowledge at birth। यानी कि हम क्या कह रहे हैं यहाँ, कि हम जन्म से क्या करते हैं, भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता, जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है। और इस बात को कौन बोलते हैं? नॉम चॉम्स्की बोलते हैं, राइट। नॉम चॉम्स्की ने कहा कि हम भाषा सीखने की जो अर्जित जन्मजात जो क्षमता है वो हम लेकर के आते हैं, और भाषा के नियमों को हम आगे चल के जनरेट करते हैं, हम उसको आविष्कार कर रहे हैं या जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हैबिट फॉर्मेशन वर्ड आया ना, इनेटनेस इस चीज की बात नहीं करता है। अगर आपका हैबिट फॉर्मेशन आएगा तो इसकी बात कौन करते हैं? व्यवहारवादी, यानी बिहेवियर, ठीक है। तो बिहेवियरिस्ट, जितने भी आपके बिहेवियरिस्ट आए वो लोग इस चीज की बात करते हैं कि हम बार बार ड्रिल से सिखाएंगे, कंडीशनिंग से सिखाएंगे। तो ये भी इस चीज की बात भी कौन करते हैं? जो आपके बिहेवियरिज्म वाले हैं, जो व्यवहारवादी हैं, जैसे स्किनर है, थॉर्नडाइक है, पावलोव है, ये लोग बात करते हैं कि हैबिट से सिखाएंगे, ठीक है। सो इनेटनेस थ्योरी पूछा गया है, नॉम चॉम्स्की माने जाते हैं। फाउंडर कौन है इनेटनेस थ्योरी के? नॉम चॉम्स्की है। अगला है कंटेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट। कंटेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट का मतलब क्या होता है? कंटेंट ओरिएंटेड वर्ड क्या है? कंटेंट वर्ड है। कंटेंट का मतलब क्या है? कि वट एवर टॉपिक यू आर रीडिंग और यू आर स्टडिंग और आई एम टीचिंग, जो कंटेंट है, यानी आपका विषय में
जो भी आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना चाहते हो वही आपका क्या है, आपका कंटेंट है, राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 अगर आप देखेंगे, हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड, ये आपके कंटेंट की बात नहीं करता है, ये आपका फंक्शन की बात करता है, राइट। तो अगर आपका पूछा जाए कि फंक्शन ओरिएंटेड कौन सा होता है, तो फंक्शन ओरिएंटेड आपका क्या बनेगा, भाषा को कैसे यूज किया जाएगा। अगर हम यहाँ पे इनपुट्स की बात करें तो ये भी गलत है। लैंग्वेज इनपुट ऐसे लैंग्वेज के इनपुट जो इंफॉर्मेशन पे फोकस करे, यानी जब हम किसी भी चीज के फैक्ट की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज के फैक्ट की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपका आंसर कंटेंट से रिलेटेड हो जाएगा। बात को समझना, कंटेंट वर्ड जब आता है ना, तो कंटेंट का मतलब होता है, जैसे मान लो मुझे कोई टॉपिक पढ़ाना है तो वो मेरा कंटेंट हो सकता है। एंड कंटेंट के बेसिस पे जो हम इनपुट सिखाते हैं, इनपुट क्या होता है, कोई भी भाषा का तत्व हो सकता है जो मैं सिखा रही हूँ, है ना। कोई कहानी सिखा दिया तो वो आपका कंटेंट का पार्ट है, वेर यू आर ओनली फोकसिंग ऑन गिविंग द इंफॉर्मेशन टू योर स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पे जो ये लास्ट वाला है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, वोकैबुलरी यानी शब्द पे, उच्चारण पे और व्याकरण पे अगर हम ध्यान देंगे तो इसको क्या कहा जाता है, फॉर्म ओरिएंटेड कहा जाता है। याद रखिएगा, फॉर्म ओरिएंटेड। क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा कि फॉर्म ओरिएंटेड इनपुट क्या होता है। फॉर्म ओरिएंटेड इनपुट का मतलब है कि यू आर फोकसिंग ऑन द फॉर्म्स, करेक्टनेस पे फोकस कर रहे हो, एक्यूरेसी पे फोकस कर रहे हो। यहाँ पे हम सटीकता पे जब फोकस करते हैं ना, कि कोई चीज आप बिल्कुल क्या लिखे, एक्यूरेट लिखे, तो एक्यूरेसी पे फोकस करना यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा, फॉर्म ओरिएंटेड जो है इसमें हम ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी पे फोकस करते हैं। अगर आपका कंटेंट ओरिएंटेड पूछेगा तो हम जानकारी पे फोकस करेंगे, और अगर आपका यहाँ पर फंक्शन पूछेगा तो लैंग्वेज के यूज की बात हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विच अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग advocates that words and word chunks are as the foundation of language learning। कौन सा अप्रोच कहता है कि भाषा सीखने का ना जो एक आधार होता है वो भाषा के चंक्स होते हैं। नाउ व्हाट इज चंक, ये जो चंक वर्ड आया है कि हम भाषा को कैसे सिखाएंगे, चंक में, यानी छोटे 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 टुकड़ों में सिखाएंगे। जैसे किसी का फोन नंबर आप याद करते हो, अपना फोन नंबर हम याद करते हैं, कैसे याद करते हैं, चंक्स में याद करते हैं। जब आप किसी चीज को टुकड़ों में समझते हैं तो उसी को चंक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर लेक्सिकल अप्रोच की बात क्या किया जाता है, चंक्स में किया जाता है। कि ये कहते हैं, लेक्सिकल अप्रोच इस चीज को मानता है ना कि भाषा जब हम सीखते हैं ना, कोई भी भाषा आप सीखते हो तो आप हमेशा चंक्स की बात करते हो, आप टुकड़ों में उस चीज को सीखते हो। और टुकड़ों में सीखना बहुत अच्छा होता है क्योंकि आप टुकड़ों को जोड़ जोड़ के करते हो। जैसे हम रीडिंग करते हैं तो जोड़ जोड़ के पढ़ना है ना, टुकड़ों में टीचर वहां पे जोड़ जोड़ के शब्दों को सिखाता है, सेंटेंसेस को सिखाता है। तो इसी को हम लेक्सिक कहते हैं, लेक्सिकल अप्रोच इसको हम कहते हैं, ठीक है। बाकी देखो कुछ ऑप्शन है, यहाँ कुछ कीवर्ड बताऊंगी तो प्लीज बी फोकस्ड। यहाँ पे कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपका लेक्सिकल अप्रोच पूछेगा तो माइकल लेविस इसके प्रोपाउंडर हैं। वर्ड याद रखना, वर्ड चंक्स में सिखाते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके शब्दों को या यहाँ पर किसी भी सेंटेंस को सिखाया जाता है। कोलोकेशन वर्ड अगर आएगा, कोलोकेशन काफी एग्जाम में आता है, तो कोलोकेशन याद रखना। कोलोकेशन मतलब है कि जब दो वर्ड्स आपस में जुड़े हुए हों, उनसे जो है कोई एक वर्ड आपका बन रहा है। जैसे मैं बोलूं कि आई एम प्रिटी श्योर, हम बोलते हैं ना आई एम प्रिटी श्योर, आई एम ऑल अलोन, आई एम प्रिटी श्योर। तो ये कोलोकेशन वर्ड्स हैं। आप देखोगे वर्ड के टुकड़ों को मैंने जोड़ा और हम इसको एक साथ सेंटेंसेस में यूज करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड कोलोकेशन, जो आपके एग्जाम में सीटेट में बनता है, तो याद रखिएगा। अच्छा, दूसरा क्या है, टीबीएलटी, टीबीएलटी, टीबीएलटी या टीबीएलएल पूछा जाता है, टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग। क्या कहा जाता है इसको, टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग, जिसको यहाँ पे एनएस प्रभु इसके प्रोपाउंडर माने जाते हैं। यहाँ पर हमेशा हम कैसे सिखाएंगे बच्चों को, एक्टिविटीज से, रियल टास्क से बच्चों को सिखाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग से सिखाएंगे। यहाँ पे बच्चों की फ्लुएंसी यानी बच्चों भाषा यूज करने की प्रवाह को ज्यादा फोकस किया जाता है, लर्निंग बाय डूइंग पे यहाँ फोकस किया जाता है। अगर आपका सीएलटी पूछा जाएगा तो डेल हाइमस इसको लेकर के आए, सबसे लेटेस्ट सबसे बेस्ट अप्रोच है। कम्युनिकेशन इंटरेक्शन यहाँ ज्यादा होता है। हम यहाँ पे भाषा को कैसे सीखते हैं, संदर्भ में सीखते हैं, कॉन्टेक्सुअल जहां पे भी आएगा तो संदर्भ में सीखते हैं। और यहाँ पे क्या विकसित
विकसित होती है, हमारी प्रवीणता विकसित होती है, कम्युनिकेशन करने की जो हमारी कॉम्पिटेंसी है, फंक्शनल याद रखना, भाषा के उपयोग, भाषा के फंक्शन की बात की जाती है, तो ये एक तरह का फंक्शनल लैंग्वेज पे फोकस करता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड याद रखिएगा कि कार्ल प्लॉट्स इसके प्रोपाउंडर माने जाते हैं। दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड, सबसे पुराना मेथड है, सबसे यहाँ पे क्लासिकल मेथड इसको कहा जाता है, इसको ओल्डेस्ट मेथड कहा जाता है। भाषा को डिडक्टिव तरीके से सिखाया जाता है। और यहाँ पर क्या यूज किया जाता है, डोमिनेट, कौन सी भाषा यहाँ पे डोमिनेट होती है, बच्चे की मदर टंग होती है, मतलब कि जो उसकी लैंग्वेज 1 है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा डोमिनेट होती है। टीचर मदर टंग में ट्रांसलेट करते हुए लैंग्वेज 2 को सिखाता है, ठीक है। सो दीज वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जितने भी आपके मेथड्स एंड अप्रोचेस से क्वेश्चन आता है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ मल्टीलिंग्विलिज्म इन स्कूल एजुकेशन। जब हम बहुभाषिकता की बात करते हैं तो कौन सा इसमें से एम नहीं होगा। नाउ यू हैव 4 ऑप्शंस। पहला है कि मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग, बिल्कुल सही है। अब इसमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको याद रखना। अगर आप बच्चों की भाषा को यूज करते हो, क्या मैंने बोला कि अगर आप अपने क्लास में बच्चों की लैंग्वेज को, उनकी ही भाषा को टीचिंग के दौरान उपयोग में लाते हैं, एज अ रिसोर्स यूज करते हैं, इसी को मल्टीलिंग्विलिज्म कहा जाता है। यानी मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंग्विलिज्म पूछेगा या मल्टीलिंग्विलिज्म एज अ रिसोर्स पूछेगा, तो आपका आंसर यही होगा कि बच्चों की लैंग्वेज को यूज करना। दूसरा है लर्निंग ऑफ मदर टंग एज लैंग्वेज एंड मीडियम ऑफ लर्निंग एज फार एज पॉसिबल। लर्निंग ऑफ मदर टंग हिंदी इंग्लिश अंडर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होगा, यानी हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अंतर्गत हिंदी इंग्लिश और मदर टंग को सीख रहे हैं। और सभी बच्चे जो है, ऑल चिल्ड्रन बिगिन देयर स्कूलिंग विद देयर मदर टंग, हर सारे बच्चे जो है अपनी स्कूलिंग को मदर टंग से शुरू करते हैं। एंड देन दे मूव ऑन टू ऐड मेनी, एंड बाद में क्या करते हैं, ऐड करते हैं 2 या 2 से ज्यादा भाषाओं को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंग्विलिज्म। अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंग्विलिज्म क्या होता है, तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी वाला। मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंग्विलिज्म का मीनिंग ये होता है। और अगर एज रिसोर्स क्वेश्चन आ गया कि मदर टंग को एज अ रिसोर्स क्या मतलब होता है, या एज अ रिसोर्स मदर टंग क्या होता है, तो आपका आंसर फर्स्ट वाला बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गलत है। यहाँ पर त्रिभाषा सूत्र की जब हम बात करते हैं, वहां पे हिंदी इंग्लिश त्रिभाषा के अंतर्गत सिखाने पे फोकस यहाँ नहीं किया जा रहा है, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र डिफरेंट है। अगला है वानी इज रीडिंग एन आर्टिकल इन ऑर्डर टू गेट जनरल ओवरव्यू। अब वानी एक आर्टिकल को पढ़ रही है और एक जनरल ओवरव्यू लेना चाहती है, ओवरऑल एक जनरल ओवरव्यू या मेन आइडिया या जिस्ट के लिए पढ़ रही है, यानी कि वो क्या कर रही है, यहाँ पे स्किम कर रही है। तो रीडिंग स्ट्रैटेजी उसकी क्या है, स्किमिंग है। जब आप किसी भी टेक्स्ट को ओवरऑल आइडिया के लिए, जिस्ट के लिए पढ़ते हो, समरी के लिए पढ़ते हो, तो वो आपका स्किमिंग करना होता है। नाउ यू हैव 4 टाइप्स ऑफ रीडिंग, बेसिक बताऊंगी। 4 तरह की रीडिंग से क्वेश्चन बनता है। पहला आपका क्या है, स्किमिंग, जो बहुत फास्ट हम करते हैं। अगर आप किसी बेसिक ओवरऑल चीज को देखना चाहते हो, जैसे न्यूज़पेपर का आप हेडलाइन पढ़ रहे हो, केवल हेडलाइन पढ़ के हम देखना चाहते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है, यानी यू आर गेटिंग द ओवरऑल आइडिया और द जिस्ट। तो जब हम जिस्ट के लिए पढ़ते हैं, ग्लोबल के लिए पढ़ते हैं, ओवरऑल मीनिंग के लिए पढ़ते हैं, किसी हेडलाइन को केवल पढ़ रहे हैं, तो इसको हम स्किम करना कहेंगे। स्कैनिंग क्या होता है, जब हम किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को देखने की कोशिश करते हैं, यानी रीडिंग में पूरा नहीं पढ़ोगे लेकिन स्पेसिफिक चीजें देखना चाहोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को देखना चाहते हैं, किसी का फोन नंबर देखना चाहते हैं, तो अगर आप किसी का फोन नंबर देख रहे हो, किसी का नेम आप देखना चाहते हो किसी डायरी में से, तो यहाँ पर इस तरह की रीडिंग जो होती है जहाँ पे बहुत स्पेसिफिक होती है, उसको स्कैनिंग कहा जाता है। इंटेंसिव रीडिंग क्या है, ज्यादातर ये आप डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हैं। तो जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, आप देखेंगे स्कूल में जो ग्रामर पढ़ाया जा रहा है, जो टेक्स्ट बुक में चीजें पढ़ाई जा रही है, डेप्थ में पढ़ाई जा रही है, बच्चों की डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं, वो आपका क्या है, इंटेंसिव रीडिंग है, जिसके बेसिस पे बच्चे क्वेश्चंस वगैरह भी करते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग याद रखिएगा, जो फन के लिए, प्लेजर के लिए या जनरल वोकैबुलरी अपनी अच्छी करना चाहते हैं अगर, तो इसके लिए हम करते हैं। फ्लुएंसी के लिए, फन के लिए, प्लेजर के लिए आ जाएगा, जैसे कोई नॉवल पढ़ना या
कोई मैगजीन पढ़ना चाहते हो, कोई बेसिक नॉवल पढ़ना चाहते हो, शॉर्ट स्टोरी पढ़ना चाहते हो, तो कई बार यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी भी आता है। तो अगर हम यहाँ पे इसको पढ़ करके कोई एग्जाम नहीं दे रहे हैं, कोई ग्रामर नहीं सीख रहे हैं, हम केवल फन के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो आपका एक्सटेंसिव रीडिंग होता है। ठीक है, चलिए अब तो ये इंपॉर्टेंट था, आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट टू अप्रोप्रिएट रीडिंग्स टू प्रमोट स्कूल बेस्ड असेसमेंट। अगर हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट की बात करें तो इसमें से कौन सी स्ट्रैटेजी है जो रीडिंग की स्ट्रैटेजी हम अपनाएंगे? तो यहाँ पे है पहला, इट हेल्प्स इन द प्रमोशन ऑफ ऑटोनॉमी। क्या ये बच्चों के अंदर स्वायत्ता यानी ऑटोनॉमी को विकसित करने में हेल्प करता है? टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दोनों को स्वायत्ता मिलती है तो अच्छा है। अगर हम विद्यालय आधारित आंकलन पे फोकस करते हैं, यानी स्कूल के अंदर जो आंकलन हो रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बोथ विल गेट द अपॉर्चुनिटी, ताकि वो अपने उनको फ्रीडम भी मिलेगा और कहीं ना कहीं ऑटोनमस फील करेंगे, स्वायत्ता उनके पास रहेगी, तो ये अच्छी चीज है। दूसरा है, इट गिव्स स्कोप फॉर स्कूल टू प्लान ऑन देयर ओन। तीसरा, इट टेक्स अवे द एग्जामिनेशन बोर्ड्स पावर। ये एग्जामिनेशन बोर्ड के पावर को ले लेता है, ये गलत, नेगेटिव हो गया। इट डज नॉट इन्वॉल्व लर्नर एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, ये भी गलत हो गया कि ये नहीं करता है। सो यहाँ पर ए एंड बी इसका जो है फर्स्ट एंड सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट के फायदे हैं, टीचर्स को ऑटोनॉमी मिलती है, अपने अकॉर्डिंग हम अपने प्लान्स को बनाते हैं, रूल्स मूल्यांकन को हम करते हैं। विच एजुकेशनल फिलोसफी एडवोकेट्स द फॉलोइंग। बताइए कौन सी एजुकेशनल फिलोसफी है जो इस चीज को बोलता है कि लर्निंग एनवायरनमेंट एज सच रियल वर्ल्ड सेटिंग और केस बेस्ड लर्निंग आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्री डिटरमिन्ड सीक्वेंसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये नेटिविज्म कहता है, कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है, ऑडियो लिंगुअलिज्म कहता है, या कॉग्निटिविज्म कहता है? बताइए तो कौन सी फिलॉसफी है जो इस चीज को एडवोकेट करता है? नाउ यू कैन पॉज द वीडियो, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके आधार पे आंसर को करिएगा सोच समझ के। देखो कह रहा है रियल वर्ल्ड सेटिंग, क्या बोल रहा है? रियल वर्ल्ड, केस बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं हम, और रियल सेटिंग्स में हम लर्निंग कर रहे हैं, है ना। प्री डिटरमिन्ड सीक्वेंस नहीं है हमारा, पहले से कोई निर्धारित सीक्वेंस नहीं है, तो यहाँ कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की जा रही है। अब इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म में क्वेश्चन क्या आता है? देखो संरचना, जो भी आपका कंस्ट्रक्टिविज्म है, जो आपका रचनावादी सिद्धांत है, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जब आप अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे, जब आप अपने प्रीवियस नॉलेज के आधार पे किसी नए नॉलेज को निर्मित करते हैं, यानी पूर्व ज्ञान के आधार पे किसी नए ज्ञान को बनाना ही क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म कहलाता है। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर बना ऑप्शन बी। कौन माने जाते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के मुख्य? पियाजे हैं, ब्रूनर है। ठीक है, तो पियाजे है, ब्रूनर है, वाइगोत्स्की है, ये लोग क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट माने जाते हैं। नेटिविज्म का नाम आएगा तो क्या याद रखोगे? नॉम चॉम्स्की नाम याद रखोगे। नेटिविज्म के प्रवर्तक माने जाते हैं नॉम चॉम्स्की। ऑडियो लिंगुअलिज्म में याद रखना स्किनर का नाम आता है। ऑडियो लिंगुअलिज्म मेथड जो आपका आर्मी मेथड भी होता है, तो आर्मी मेथड कौन सी फिलॉसफी से आया है? ये स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग से आया है, या फिर इसको बिहेवियरिज्म वाले जो हैं, जितने भी व्यवहारवादी हैं वो इसमें आते हैं। और कॉग्निटिविज्म जो है ये बेसिकली पियाजे की थ्योरी से आया है। मेजरली पियाजे का रोल कॉग्निटिविज्म में ज्यादा रहा। ठीक, तो ये हो गई बेसिक बात। आगे बढ़ते हैं। राहुल अ लर्नर ऑफ क्लास 6 वाइल लर्निंग अ न्यू ग्रामेटिकल फॉर्म। एक बच्चा है जो एक नए ग्रामेटिकल फॉर्म को लर्न कर रहा है, तो वाइल लर्निंग द न्यू ग्रामेटिकल फॉर्म इज एबल टू कनेक्ट, वो क्या कर पा रहा है? ही इज एबल टू कनेक्ट व्हाट ही हैज ऑलरेडी लर्नड, जो उसने पहले सीखा है, यानी जो उसका प्रीवियस नॉलेज है उसके साथ वो कनेक्ट कर पा रहा है जो वो नया सीख रहा है। तो अगर बच्चा कनेक्शन बना पा रहा है तो इसको हम कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज के अंदर लाएंगे। नाउ लेट्स सी ऑल द ऑप्शंस, एक बारी सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो कॉग्निटिव जब भी आपका आएगा ना, तो मेंटल प्रोसेसेस जितने भी हमारे होते हैं, जैसे किसी चीज को आप किसी नॉलेज को अप्लाई कर रहे हो, राइट, जैसे लर्निंग को ट्रांसफर करते हैं, आपने पुराना सीखा, आप नया कुछ अगर आप सीखते हो तो उसको आप कनेक्ट कर पाते हो, या आप उसको अपनी नॉलेज को समझ पाते हो, देख पाते हो, तो कॉग्निशन लगा रहे हैं हम। लिंक करना है ना, नॉलेज को लिंक कर रहे हो आप, समराइज करना किसी चीज को, या अपने नॉलेज को क्या करते हो? उसको विस्तार देते हो, है ना। आप डेली बेसिस पे अपने ज्ञान को क्या कर रहे हैं? विस्तार दे रहे हैं। ये आपका कॉग्निटिव एबिलिटी है। अच्छा, एक आता है मेटा कॉग्निटिव। मेटा का मतलब क्या होता है? सेल्फ,
और कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? संज्ञान। यानी जब हम अपने खुद के ही संज्ञान पे अपने आप को मॉनिटर करने के लिए अपनी लर्निंग को जब हम इवैल्यूएट करते हैं, अपनी लर्निंग को जब हम इवैल्यूएट करते हैं, इसी को मेटा कॉग्निटिव कहा जाता है। ठीक है, अपने आप को क्या करना? अपनी थिंकिंग के बारे में सोचना। तो एक क्वेश्चन आता है, एक कोट आता है कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग क्या होता है? तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग मतलब आप अपने ही विचार पे विचार कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको मेटा कॉग्निशन कहेंगे। ह्यूरिस्टिक क्या होता है? जो आपका खोज से आया है, राइट? खोज विधि जो है, जहां पे हम डिस्कवरी कर रहे हैं। तो अगर आप किसी चीज को प्रॉब्लम सॉल्विंग से कर रहे हैं, आप डिस्कवरी कर रहे हैं, तो वो आपका ह्यूरिस्टिक मेथड हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अ टीचर ऑफ क्लास 7 रीड्स आउट द शॉर्ट टेक्स्ट ऑफ 7 सेंटेंसेस। कक्षा 7 की एक टीचर है जिसने क्या किया? एक शॉर्ट टेक्स्ट को उसने रीड किया, 7 सेंटेंस है उसमें। देन शी आस्क हर लर्नर्स टू लिसन। बच्चों को उसने बोला सुनने के लिए। एंड देन रिक्रिएट द टेक्स्ट। फिर टीचर ने पहले यहाँ पे टीचर ने किसी शॉर्ट टेक्स्ट को यहाँ पे रीड किया। ठीक है, तो टीचर क्या कर रहा है? यहाँ पे रीड कर रहा है और बच्चों ने इसको क्या किया? लिसन किया। ठीक है, उसके बाद इसने बोला, टीचर ने बोला कि बच्चे खुद ब खुद क्या करेंगे? उसको रिक्रिएट करेंगे। मतलब ऐसा ही टेक्स्ट क्या करो? रिक्रिएट करके दो। यानी ये जब आप रिक्रिएट कर रहे हैं किसी चीज को, यानी ये कैसी स्ट्रैटेजी है? आपकी टॉप डाउन स्ट्रैटेजी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ 4 ऑप्शन दिए हुए थे। स्कीमा क्रिएशन हो रहा है क्या? ज्ञान का निर्माण हो रहा है? नहीं, स्कीमा नहीं बन रहा है यहाँ बच्चों का, ज्ञान बन चुका है ऑलरेडी। बॉटम अप पैराग्राफ डिक्टेशन है नहीं। डिक्टेशन क्या होता है? जब बच्चे लिख रहे हैं ना, श्रुत लेख, सुन करके लिखना। यहाँ श्रुत लेख नहीं हो रहा है। यहाँ टीचर ने बच्चों को कुछ नया कहा कि आप इसके जैसा टेक्स्ट जो है यहाँ मुझे बना के दीजिए। यानी ये स्ट्रैटेजी क्या है? जो होल से पार्ट की तरफ जा रहा है, जो संपूर्णता की बात कर रहा है। तो टॉप डाउन स्ट्रैटेजी ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी मानी जाती है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉप डाउन, व्हाट इज बॉटम अप। जस्ट फोकस ऑन द कीवर्ड्स। ठीक है, पहला देखो, टॉप डाउन की जब हम बात करते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके क्वेश्चन में वर्ड आता है कि होल से स्टार्ट कर रहे हैं, होल से पार्ट की तरफ जा रहे हैं, अगर क्वेश्चन आया, या फिर अगर आया कि आप पैराग्राफ से कहां जा रहे हो, वर्ड पे जा रहे हो, या पैराग्राफ से साउंड पे जा रहे हो, या अगर आएगा कि ओवरऑल मीनिंग से हम किसी चीज को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका टॉप डाउन बना। अगर बैकग्राउंड नॉलेज से शुरू कर रहे हैं, प्रीवियस नॉलेज से शुरू कर रहे हैं, पूर्व ज्ञान से शुरू कर रहे हैं किसी चीज को, तो टॉप डाउन बना। ठीक है, तो याद रखना, मेन आइडिया पे जो फोकस करता है ये आपका बहुत अच्छा माना जाता है टॉप डाउन, बिकॉज यहाँ पे यू आर हाईली एक्टिव, यू आर यूजिंग योर प्रीवियस नॉलेज। आप बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़े क्रिएटिव है यहाँ पे। बॉटम अप क्या है? इसका उल्टा कर दोगे तो बॉटम अप हो जाएगा। बॉटम अप में याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है साउंड से या किसी यूनिट से स्टार्ट करना, तो अगर आप साउंड से, यूनिट से, या कभी कभी वर्ड भी आ जाता है, वर्ड से स्टार्ट करके अगर हम पैराग्राफ पे जा रहे हैं, या अगर हम होल पे जा रहे हैं, या अगर हम यहाँ अर्थ पे जा रहे हैं, तो वो आपका बॉटम अप हुआ। तो बॉटम अप थोड़ा सा नेगेटिव होता है, क्योंकि हम यहाँ यूनिट से स्टार्ट करते हैं, और गेस्टाल्टवादी भी इस चीज को कहते हैं ना कि हर चीज को पार्ट में हमें समझना चाहिए, है ना, संपूर्णता में किसी चीज को समझना ज्यादा अच्छा होता है, इसीलिए टॉप डाउन इज मच बेटर। तो यहाँ पे हम फॉर्म पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं, लेटर पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं। पहले लेटर सिखाएंगे, ग्रामर सिखाएंगे, है ना, पहले सिंगल सिंगल चीजों को सिखाएंगे। तो अगर कोई भी प्रश्न ऐसा आता है जहां आपने सिंगल चंक में कुछ ऐसा सिखा रहे हो, नॉट चंक में, लेकिन थोड़ा सा डिस्क्रीट चीजें आप सिखा रहे हैं वहां पे, तो वो आपका बॉटम अप हुआ, राइट। टॉप डाउन में याद रखना, ये सब वर्ड्स आपको दिख जाएंगे, तो आपका आंसर टॉप डाउन बना। ठीक है, तो दोनों स्ट्रैटेजीज हम रीडिंग और लिसनिंग दोनों में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कौन सा इसमें से ऑब्जेक्टिव जो है लर्निंग आउटकम के होंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात की जा रही है। तो पहला है कि इट प्रमोट्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करता है रादर देन कंटेंट फोकस्ड लर्निंग। क्या ये ठीक है कि ये कॉम्पिटेंसी पे ज्यादा फोकस करता है? अब कॉम्पिटेंसी का मतलब यहाँ क्या है कि हमारी तो कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है कि ये हमारी प्रवीणता पे फोकस कर रहा है। ठीक है, ये हमारी प्रवीणता पे फोकस करता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, तो ये बिल्कुल ठीक है, राइट। कंटेंट से ज्यादा जरूरी क्या है? कॉम्पिटेंसी। कंटेंट से ज्यादा जरूरी क्या होता है? हमारा कॉम्पिटेंसी जरूरी होता है। बाकी ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं कि और क्या क्या होना चाहिए। दूसरा देखो क्या है, enables learner टू मास्टर द स्किल्स नेसेसरी टू बिकम क्रिएटिव यूजर्स ऑफ लैंग्वेज होगा।
यानी ये बच्चों को क्रिएटिव जो यूजर्स है भाषा के उपयोग का वो बनाता है, मास्टर करवाता है भाषा के स्किल्स में, मास्टर दी कंटेंट। तो यहाँ देखो कंटेंट नहीं होगा कि बच्चों को कंटेंट की मास्टरी हो रही है। हमेशा लर्निंग आउटकम का बेसिक पर्पस क्या होता है कि बच्चे जो है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए भाषा को यूज कर सकें। ठीक है, तो ए और डी इसका करेक्ट है। ओनली क्या होगा, ए एंड डी होगा। ठीक है, ए एंड डी होगा। अब देखो हमेशा याद रखना कि जब हम लर्निंग के आउटकम की बात करते हैं, यानी हमारा पढ़ाने के बाद बच्चे क्या कर पाएंगे, राइट, आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए एट द एंड, क्या आप चाहते हो कि बच्चे उसको अचीव करें। तो पहला, भाषा को उपयोग करना बहुत जरूरी है कि बच्चे उपयोग कर पाए स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए। जब जरूरत पड़े बच्चे भाषा को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उपयोग में ला पाए, ये सबसे अच्छा है। और दूसरा क्या है कि कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, प्रवीणता होनी चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो कॉम्पिटेंसी वर्ड है, कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है कि जो आपके कौशल है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सारे ही कौशलों में बच्चा क्या होना चाहिए, प्रवीण होना चाहिए, कि अगर उसको कभी यूज करने की जरूरत पड़ी तो वो अच्छे से इनको यूज कर पाए, भाषा के कौशलों को यूज कर पाए। ठीक है, तो ए और डी इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। हम बहुत कंटेंट पे फोकस यह नहीं करेंगे। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स प्रोसीजरल नॉलेज। जब हम ग्रामर सीखते हैं तो दो तरह की नॉलेज से क्वेश्चन बनता है। एक आपका बनता है डेक्लेरेटिव नॉलेज, दूसरा क्या है, प्रोसीजरल नॉलेज। तो आपका जो प्रोसीजरल नॉलेज होता है ना, जहां पे आप प्रोसीजर की बात करते हैं, जहां पे आप किस चीज की बात कर रहे हैं कि भाषा को कैसे यूज किया जाता है, भाषा को कैसे उपयोग में लाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं, फॉर्म की बात कर रहे हैं तो ये गलत हो गया। ये केवल फॉर्म की बात करना कहां होता है, आपके डेक्लेरेटिव नॉलेज के अंदर आपका पाया जाता है। कहां पाया जाता है, डेक्लेरेटिव नॉलेज के अंदर पाया जाता है। तो इसको एक बार देख लेंगे। देखो यहाँ पे यूजिंग इट जो वर्ड आया है ना, कि आप यहाँ पे उपयोग कर पा रहे हैं, तो प्रोसीजरल नॉलेज हमेशा भाषा के या ग्रामर के उपयोग की बात करता है, जब आप जो रूल्स है उनको आप उपयोग में लाते हो। अच्छा, यहाँ पर लर्निंग द रूल्स, ये भी आपका डेक्लेरेटिव नॉलेज है, और अंडरस्टैंडिंग द ग्रामेटिकल फॉर्म्स, ये भी आपका डेक्लेरेटिव नॉलेज है। तो दो तरह की, मैंने बोला ग्रामर के दो तरह के आपके नॉलेज होते हैं, पहला होता है प्रोसीजरल, दूसरा डेक्लेरेटिव। डेक्लेरेटिव नॉलेज क्या होता है, जहां पे हम केवल रूल कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। जैसे आपने टेंसेस सीखा, तो टेंस जब हम सीख रहे हैं तो इसका जो रूल जब आप सीखते हो ना, तो ये आपका डेक्लेरेटिव नॉलेज है। आप क्या कर रहे हो, उपयोग, रूल को समझ रहे हो, आप इसके फॉर्म को समझोगे, है ना, आप क्या समझोगे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कहां लग रहा है। तो जब भी हम फॉर्म को सीखते हैं, किसी रूल को सीखते हैं, या किसी डेफिनेशन को समझ रहे हैं, या किसी थ्योरी को समझ रहे हैं, ये आपका थ्योरी को समझना, फॉर्म को समझना आपका जो घोषणात्मक ज्ञान है, यानी ज्ञान की बात हम ज्यादा कर रहे हैं। प्रोसीजरल क्या होता है, जब आप उसको उपयोग में लाते हो, जैसे आप किसी स्किल या प्रोसेस को क्या करते हैं, फाइनली परफॉर्म करते हैं। आप यहाँ पे फाइनली उसको क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे बोल रहे हैं, यानी आपने टेंसेस सीखा, अब आप इसको अप्लाई कर रहे हैं टेंसेस को अपनी कन्वर्सेशंस में। आप टेंसेस वर्ड्स को यूज करना स्टार्ट कर दिए हैं, आप टेंस के जो सेंटेंसेस हैं वो बोलते हैं अब। तो ये आपका प्रोसीजरल है, राइट, जब आप उसको पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप अप्लाई कर रहे हो उस नॉलेज को जो आपने सीखा है। नेक्स्ट है, Mrs. Usha Rani, a teacher of English at Government High School, supports her learners to speak the English language by making use. टीचर जो है बच्चों को सपोर्ट करती है भाषा, इंग्लिश भाषा को सिखाने में, बाय मेकिंग यूज द लैंग्वेज फॉर डे टू डे पर्पसेस के लिए वो यूज करवाती है भाषा को। तो वो क्या डेवलप कर रही है, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर रही है, इंटरपर्सनल कौशल यानी अंतर्वैयक्तिक कौशलों को विकसित करना चाहती है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी CALP को विकसित कर रही है, या वो BICS यानी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल को विकसित वो यहाँ पे कर रही है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देखो हमेशा याद रखना, CALP और BICS दो तरह के कौशलों से क्वेश्चन बनता है। अगर आपके ऑप्शन में आता है डे टू डे, यहाँ पे क्या आ गया कि हम भाषा को डे टू डे पर्पसेस के लिए डेली बेसिस पे कन्वर्सेशन करते हैं, तो आपका आंसर बनेगा BICS, यानी हम यहाँ पे एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए, सोशल स्किल्स के लिए, इस तरह के जो आपके स्किल्स हैं उनको आप यूज करते हैं, और
एक बार मैं यहाँ पे बेसिक बता देती हूँ किसने दिया है। BICS और CLP दोनों का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? जिम क्यूमिंस ने दिया है। किसने दिया है? जिम क्यूमिंस का नाम याद रखिएगा, इन्होंने दिया है। और इन्होंने आइसबर्ग थ्योरी दी, जिसके अंदर इन्होंने इन दोनों चीजों के बारे में बात की है। एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में याद रखना, हम एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज की बात ज्यादा करते हैं। हम यहाँ पे जो स्कूल का जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो आपके कॉग्निटिव प्रोफिशिएंसी है। और बेसिक इंटरपर्सनल में याद रखना भाषा का यूज आ जाएगा, या फिर अगर आपका डे टू डे आ गया कि डे टू डे एक्टिविटीज के लिए कर रहे हैं, या फिर आ जाएगा कन्वर्सेशन के लिए करना, या फिर आ जाएगा सोशली बच्चे ज्यादा सीखते हैं, तो आंसर आपका BICS बनेगा। ठीक है, तो BICS और CLP दोनों के की टर्म्स को याद रखिएगा क्या क्या है और किसने दिया है। जिम क्यूमिंस ने इसको प्रतिपादित किया है। अगला है टीचर कलेक्ट्स अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ एरर्स ऑफ लर्नर्स। टीचर जो है वो कक्षा 7वीं के बच्चों का जो एरर है उसको वो यहाँ पे कलेक्ट कर रही है। देन शी एंड डिस्कस देम वंस इन अ मंथ। वो बच्चों से डिस्कशन करती है उनके एरर के बारे में, पहले एरर को देखी फिर उसको डिस्कशन करेगी। टीचर डज नॉट रिवील, वो रिवील नहीं करती है कि किसने गलती की है, और वो बच्चों से पूछती है कि रिफ्लेक्ट ऑन देयर एरर्स। तो ये किस तरह की स्ट्रैटेजी को वो अपना रही है? तो स्टडी और एंगेजमेंट करवा रही है ग्रामर से, टीचिंग ग्रामर, प्रोवाइडिंग फीडबैक। तो एरर एनालिसिस इसमें जो है ये दोनों ही करेक्ट है। ये जो एक्टिविटी है इसमें दोनों ही आपके करेक्ट होंगे। टीचर अगर बच्चों के एरर्स को देखती है, जांचती है, बिना नाम लिए बच्चों को इंप्रूव करने की सलाह देती है, यानी वो बच्चों को एक तो फीडबैक दे रही है। तो अगर आपके ऑप्शन में फीडबैक देना आता है तो ये करेक्ट होगा। एनालिसिस को करना, एरर को समझ रही है, विश्लेषण कर रही है, दोनों ही सही है। दोनों ही पर्सपेक्टिव में आंसर दोनों को माना गया है। ठीक है, वर्ड्स दैट वी रिकॉग्नाइज व्हेन वी हियर, ऐसे शब्द जब हम, जिन शब्दों को हम देख के या सुन करके पहचानते हैं, तो इस तरह के वर्ड्स जब हम यहाँ पे सुनते हैं, यानी लिसनिंग प्लस और यहाँ पे देखना, यानी आप जब रीडिंग कर रहे हैं तो जो भी आपके वर्ड्स हैं जो लिसनिंग और रीडिंग से जो जिस वर्ड्स को हम समझते हैं, तो ये आपके कौन से वोकैबुलरी है? रिसेप्टिव वोकैबुलरी है। रिसेप्टिव वोकैबुलरी जो आपके आपके जो ग्रहणात्मक कौशल है ना, जो जहाँ पे आप रिसीव कर रहे हो, किसी को सुन करके या किसी की बात को आप पढ़ करके रिसीव कर रहे हो, तो ऐसे शब्द जिसको आप डे टू डे एक्टिविटीज में ज्यादा यूज नहीं करते, केवल आप इनको पढ़ते समय समझते हैं, तो वो आपके रिसेप्टिव तरीके के वर्ड्स होते हैं, रिसेप्टिव वोकैबुलरी होती है, जिसको हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत यूज नहीं करते हैं। प्रोडक्टिव वोकैबुलरी वो वोकैबुलरी है जिसको आप ड्यूरिंग स्पीकिंग और राइटिंग ज्यादा यूज करते हैं। यहाँ पे हम ज्यादा क्या होते हैं? क्रिएटिव होते हैं। यहाँ पे हम ज्यादा क्रिएटिव होते हैं बिकॉज वी आर यूजिंग दीज वर्ड्स। प्रोडक्टिव वोकैबुलरी वो वोकैबुलरी है जो हम आम तौर पे अपनी डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जिन शब्दों को यूज करते हैं, तो डे टू डे लाइफ में जिनको आप यूज करते हैं, इस तरह के वर्ड्स आपके प्रोडक्टिव होती है, जहां पे हम स्पीकिंग के दौरान या ज्यादातर हम राइटिंग के दौरान लिखते हैं, बोलते हैं, और डे टू डे अपनी जिंदगी में भी बोलते हैं। इस तरह के वर्ड्स आपके क्या होते हैं? प्रोडक्टिव वोकैबुलरी होती है। तो दो तरह की वोकैबुलरी है, रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव। A teacher gives the following assignment to her students of class 8. So what type of writing would be डिस्क्राइब्ड एज? ये किस तरीके की राइटिंग है? राइटिंग का टाइप से क्वेश्चन आया है। देखो क्या कहा जा रहा है, इन पेयर्स, बच्चे यहाँ पे पेयर में है, ठीक है, तो बच्चे जो है ये दो दो के पेयर में है, ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, यानी आइडिया को निकाल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जॉट डाउन आइडिया, आइडिया को क्या कर रहे हैं? लिखना, जॉट डाउन करना, यानी उनको वो लिख रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? डेवलप देम इनटू अ गुड राइट अप। अब वो आर्ग्यूमेंट उसको क्या कर रहे हैं? फेवर और अगेंस्ट में, यानी फेवर में और अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं? राइटिंग में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि बच्चे जहां आर्ग्यू कर रहे हैं, किसी टॉपिक पे विचार करके आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो इस तरह की जो राइटिंग होती है इसको डिस्कर्सिव राइटिंग कहा जाता है। कौन सी राइटिंग है ये? डिस्कर्सिव राइटिंग है। तो राइटिंग के 4 टाइप है, पर्सनल, एक्सपोजिटरी, डिस्कर्सिव एंड डिस्क्रिप्टिव। तो चारों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे आंसर क्या था हमारा? डिस्कर्सिव राइटिंग है। अब यहाँ पे डिस्कर्सिव राइटिंग क्या, कौन सी राइटिंग होती है? जब आप किसी भी राइटिंग को किसी इशू के ऊपर आप लिख रहे हैं, या आप उसके प्रो एंड कॉन्स को बताना चाहते हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, बैलेंस तरीके का अपना एक थॉट आप दे रहे हैं। जैसे मैं बोलूं कि सोसाइटी में जो डॉरी सिस्टम है वो खत्म होना चाहिए, अब इसके अगेंस्ट आप अपने विचारों को रख रहे हैं। या मैं बोलूं कि क्या एआई का यूज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके फायदे नुकसान मुझे बताइए, क्या सोशल मीडिया होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके के जो आपके
राइटिंग होती है जहां पे आप अपना आर्गुमेंट बता रहे हो, राइट, आप उसके पॉजिटिव्स उसके नेगेटिव्स को आप बता रहे हो, तो वो आपका डिस्कर्सिव तरीके का राइटिंग है, वेयर यू आर जस्ट शेयरिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू। एक्सपोजिटरी राइटिंग कौन सी होती है? जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन करना चाहते हो। जैसे अगर मैं कुछ एक्सप्लेन करने के लिए आपको लिख करके कोई चीज बताऊं, तो वो मेरी एक्सपोजिटरी राइटिंग है, जहां पे मेरा फोकस क्या रहता है कि मैं किसी चीज को इन्फॉर्म करूं, मैं किसी कोई फैक्ट बताना चाहती हूँ, मैं कोई इंफॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ, तो उस तरीके की राइटिंग क्या होती है? आपकी जो एक्सपोजिटरी राइटिंग होती है। तो एक्सपोजिटरी राइटिंग का संबंध क्या होता है? जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन करना चाहते हो, किसी चीज को इन्फॉर्म करना चाहते हो। जैसे हम जो पीपीटी बना रहे हैं, तो आप देखेंगे जो पीपीटी में हम बनाते हैं, जो लिखते हैं, वो भी राइटिंग क्या है? एक्सपोजिटरी है, जहां पे आई एम फोकसिंग ऑन गिविंग यू द इंफॉर्मेशन ओनली, राइट। तीसरा है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जहां पे आप क्या करते हो? किसी का वर्णन कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक लेखन है, जहां आपने कोई चीज है, कोई पर्सन है, कोई भी प्लेस है, इसके बारे में आप क्या करते हैं? उसमें आप अपने सेंसेस का यूज करके आपने जो देखा आप उसको लिख रहे हो, यानी डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्राइब कर रहे हैं। चौथा आता है पर्सनल राइटिंग, जहां पे यू आर एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स, योर आइडियाज, योर पॉइंट ऑफ व्यूज। ये आपका एक पर्सनल तरीके का है, जहां आप डायरी लिख रहे हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन कर रहे हैं, खुद को ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये थोड़ी पर्सनल हो जाती है, अपनी अपनी थॉट एंड फीलिंग को बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये आपके 4 तरीके के इंपॉर्टेंट राइटिंग हुए। अगले पे आते हैं। इनेटनेस हाइपोथेसिस जो है लैंग्वेज एक्विजिशन में, लर्निंग में, कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो आई थिंक वी हैव डन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन बिफोर, राइट। ये हम कर चुके हैं। इनेटनेस थ्योरी था, है ना, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन सेम सेम ही है। देखो यहाँ पे कहा गया है कि देखो पहला है एफर्ट्स ऑफ पेरेंट्स, पीयर्स and those near to the child as well as the environment are responsible for language acquisition। तो innateness environment को नहीं बोल रहा है कि environment से हम सीखेंगे, ठीक है। language is unique only to humans and only human can speak a language। language faculty present in the, देखो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो यहाँ पे क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर आपका डी वाला इसमें करेक्ट बनेगा। यहाँ पे प्रैक्टिस और ड्रिलिंग की बात इनेटनेस में नहीं की जाती है, राइट। प्रैक्टिस और ड्रिलिंग होगा नहीं, तो यहाँ आंसर क्या बनेगा कि यहाँ पे लैंग्वेज फैकल्टी प्रेजेंट होता है, यानी हमारे भाषा को सीखने का एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। यानी जो भी भाषा का अर्जन बच्चे करते हैं वो अपनी जन्मजात क्षमता की वजह से करते हैं। यही इनेटनेस थ्योरी है कि हम भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता को लेकर के आते हैं एंड देन वी एक्वायर आवर लैंग्वेज, राइट। सो डी ऑप्शन इसका इनेटनेस हाइपोथेसिस के बारे में सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बॉटम अप लिसनिंग? अब बताओ कि बॉटम अप लिसनिंग क्या है। अभी हमने टॉप डाउन एंड बॉटम अप पढ़ा था, है ना। बॉटम अप पूछेगा तो हमेशा याद रखिएगा कि हमारा फोकस किस पे होता है? यूनिट पे होता है। हमारा फोकस हमेशा पार्ट्स पे होगा। तो अब बताओ कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहां यूनिट और पार्ट की बात ज्यादा की जा रही है, जहां हम छोटे छोटे पार्ट्स में चीजों को सिखाने पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे डिक्टेशन होगा, समराइज करना स्टार्ट होगा, रीअरेंज करना या रेसिटेशन करना। देखो यहाँ पे यूनिट की बात हो रही है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। डिक्टेशन जहां पे आ गया, डिक्टेशन क्या होता है? सुन करके लिखना। अब थोड़ा सा इसको समझिएगा। जब मैं आपका अगर डिक्टेशन लूं, आपको मैं कोई वर्ड दूं और आपको उसको लिखना हो, यानी आप क्या करोगे? शब्द को सुनोगे, यानी आप शब्द के एक एक शब्द को सुनने पे फोकस कर रहे हैं, यानी पार्ट्स में सुन रहे हैं किसी चीज को। डिक्टेशन में यही होता है कि आप पार्ट्स में सुन के उसको लिखते हो, श्रुतलेख कर रहे हैं। तो ये क्या है? आपका बॉटम अप स्ट्रैटेजी है। या क्लोज लिसनिंग है। क्लोज लिसनिंग मतलब जैसे एक मिसिंग वर्ड है, उसको आपको फिल करना है या उसको आपको बताना है मुझे, यानी आप एक एक वर्ड बताओगे। एमसीक्यू, एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है? जब आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ए बी सी डी, एक आंसर आप दे रहे हो, फिर हम बाद में होल की बात कर रहे हैं। तो जब आप इस तरीके की चीजें करते हैं, ये आपका बॉटम अप स्ट्रैटेजी के अंदर आता है, ठीक है। अगर आपका समराइज करना, होल मैसेज को सुनना, ये आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है, ये आपको कौन सा अप्रोच है? टॉप डाउन अप्रोच है। कौन सा अप्रोच है? ये टॉप डाउन अप्रोच है, जहां पे यू आर फोकसिंग ऑन द होल मैसेज और यू आर समराइजिंग समथिंग, और मेन आइडिया है, मीनिंग है, प्रीवियस नॉलेज है, तो आंसर टॉप डाउन बनेगा, ठीक है। चलिए, पेडागोजिकल रियलाइजेशन ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है? पेडागोजिकल रियलाइजेशन ऑफ मटेरियल यानी जो मटेरियल भाषा में मैं यूज कर रही हूं
उसका कोई ना कोई पेडागोजिकल मीनिंग होना चाहिए या उसका यूज होना चाहिए। तो यहाँ पर हम यूज की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो क्या होगा, एम्बेडिंग एक्टिविटीज, एम्बेडिंग मत का मतलब कि किसी चीज को जोड़ना, राइट। तो एक्टिविटीज और टास्क को जोड़ेंगे हम पेडागोजी को प्रमोट करने के लिए। हम यहाँ पे एम्बेड करेंगे पेडागोजी को मटेरियल के साथ, और टीचर जो है वो अडॉप्ट करेगा अपनी पेडागोजी को। एम्बेडिंग द टीचर टू अंडरस्टैंड द पेडागोजी। देखो यहाँ सिंपली बात हो रही है पेडागोजिकल रियलाइजेशन, यानी पेडागोजी को आप मटेरियल से जोड़ेंगे। देयर इज पेडागोजी। पेडागोजी क्या होता है कि हाउ टू टीच, हाउ यू विल टीच योर सब्जेक्ट। पेडागोजी क्या है कि पढ़ाने का तरीका क्या होगा, हाउ यू विल टीच। पेडागोजी इसी चीज की बात करता है। तो जब आप अपने पेडागोजी को अपने मटेरियल्स के साथ जोड़ोगे तो वही क्या है, आपका पेडागोजिकल रियलाइजेशन ऑफ मटेरियल है, कि आपका एक पेडागोजी है, आप जो आपका जो एक तरीका है उसके साथ आप कुछ मटेरियल को यूज कर रहे हैं, वही है कि आपने उसको इम्बेड कर दिया है, आपने उसको जोड़ दिया है, ठीक है। ऑल लर्नर्स इन स्कूल बिगिन देयर एजुकेशन। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि हर बच्चे अपनी जो एजुकेशन है, सभी बच्चे जो है अपनी जो शिक्षा है उसको मदर टंग में शुरू करते हैं, यानी मदर टंग में कोई उनकी एजुकेशन स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, एंड देन दे मूव ऑन टू ऐड मोर लैंग्वेजेस। मदर टंग से शुरुआत हुई और दो या दो से ज्यादा भाषाओं को ऐड किया जाता है, बढ़ाया जाता है धीरे धीरे। तो इसको क्या कहा जाता है, मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म, जो मैंने अभी डिस्कस किया था पहले। और अगर मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स पूछा जाएगा तो क्या आंसर होगा आपका, यूजिंग लर्नर्स लैंग्वेज। बच्चों की भाषा को यूज करना क्या है, मदर टंग या मल्टीलिंगुअलिज्म एज रिसोर्स कहलाता है। तो यहां आंसर आपका क्या था, ऑप्शन नंबर डी था। संध्या रीड्स एन आर्टिकल ऑन मशीन लर्निंग, फाइंड सम इंफॉर्मेशन, सो व्हाट इज हर रीडिंग अबाउट। अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट उसने किया, उसने कुछ पढ़ा, उसको कोई इंफॉर्मेशन मिला। तो यहाँ पर वो किस तरीके की रीडिंग में इन्वॉल्व है, तो यहाँ वो क्या कर रही है, सम इंफॉर्मेशन। अगर वो इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ रही है या स्पेसिफिक है या मेन फैक्ट के लिए अगर वो पढ़ रही है, मेन फैक्ट जानना चाहती है, तो यानी वो स्कैन कर रही है। यहाँ पे क्या कर रही है, वो स्कैन कर रही है। तो 21 क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा स्कैनिंग, बिकॉज शी इज फोकसिंग ऑन द पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट, शी इज फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। अगला है कौन सा टास्क यहाँ पे होगा, ये जो पूरा आप देख रहे हो सेंटेंस, ये एक पैराग्राफ दिया है, वो विच टास्क इज इट। देखो कह रहा है कि अ पीस ऑफ स्मॉल टेक्स्ट, एक छोटा टेक्स्ट है, स्मॉल टेक्स्ट है, ठीक है, इनटू टू डिफरेंट चंक्स, और एवरी अल्टरनेट सेंटेंस इज गिवन टू अ पेयर एंड ईच लर्नर डिक्टेट। बच्चे डिक्टेट कर रहे हैं दूसरे बच्चों को, यानी दो बच्चे हैं, पेयर में बच्चों को बिठाया गया है और किसी एक टेक्स्ट को इन्होंने क्या किया है, चंक में तोड़ दिया है, एंड देन बच्चे एक दूसरे को यहाँ डिक्टेट कर रहे हैं। एक बोल रहा है, दूसरा पढ़ रहा है ना, एक सुन रहा है और दूसरा जो है वो लिख रहा है, यानी डिक्टेशन चल रहा है ना। एक सुन रहा है, दूसरा लिख रहा है, यानी डिक्टेशन चल रहा है। तो ये जो डिक्टेशन का टाइप हुआ, ये कौन सा डिक्टेशन है, म्यूचुअल डिक्टेशन इसको हम कहेंगे। क्या कहेंगे, पेयर में वर्क कर रहे हैं तो म्यूचुअल डिक्टेशन इसका राइट आंसर बनेगा। म्यूचुअल डिक्टेशन का मतलब यही है कि जहां बच्चे क्या है, आपस में पेयर में दे आर टुगेदर, दे आर वर्किंग ऑन समथिंग, दे आर वर्किंग इन पेयर, एंड देन एक सुन रहा है, एक लिख रहा है, तो म्यूचुअल है। कई बार पैराग्राफ डिक्टेशन आता है, कई बार रनिंग डिक्टेशन आता है। तो तीनों डिक्टेशन के टाइप को एक बार समझ लेना। अगर म्यूचुअल पूछेगा तो यहाँ बच्चे पेयर में वर्क कर रहे हैं, याद रखिएगा, बच्चे पेयर में है, यानी दो बच्चे हैं, एक यहाँ पे एक पार्ट को पढ़ा, दूसरा भी लिखता है, देन वो अपने रोल को स्वैप कर लेते हैं, यानी उसको स्विच कर लेते हैं कि पहले मैं पढ़ूंगी तुम लिखोगे, फिर तुम पढ़ोगे मैं लिखूंगी, यानी ये म्यूचुअल डिक्टेशन चल रहा है। एक होता है पैराग्राफ डिक्टेशन। पैराग्राफ में टीचर क्या करता है, एक पैराग्राफ को बच्चों को डिक्टेट करता है, बच्चों को सुनाता है, पढ़ के सुनाएगा, और फिर बच्चे उसको क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो टीचर यहाँ पे ज्यादा एक्टिव है इसमें, और टीचर पूरे पैराग्राफ को नॉर्मल स्पीड पे बोलता है, बच्चे लिखते जाते हैं फटाफट। तो ये आपका पैराग्राफ डिक्टेशन हुआ। रनिंग डिक्टेशन में रन से याद रखना, एक बच्चा दौड़ेगा, एक बच्चा दौड़ता है, दौड़ के एक टेक्स्ट को पढ़ता है, एक टेक्स्ट लगा दिया मैंने दीवार पे, एक बच्चा भाग के जाएगा, उस टेक्स्ट को पढ़ेगा, वापस आएगा, अपने साथी को बोलेगा,
और उसका साथी फटाफट से उसको लिखेगा। तो यहाँ क्या है कि एक एक बच्चा दौड़ेगा, एक बच्चा जो यहाँ बैठा हुआ है ये आएगा भाग के कोई चीज रीड करेगा एंड देन ये क्या करेगा, ये लिखेगा। तो इस तरीके की डिक्टेशन, जहां एक भाग भाग के क्या कर रहा है, वर्ड बता रहा है ना, तो भागने से याद रख लो रनिंग डिक्टेशन है ये। तो ये तीनों डिक्टेशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 3 टाइप के आपके पूछे जाते हैं। लर्निंग इज अ सर्च फॉर मीनिंग, therefore learning must start with the issue around which learners are actively trying to make meaning। so ये कौन सी फिलोसफी बात करती है इस चीज की कि भाषा जो है वो मीनिंग पे आधारित है। बिहेवियरिज्म बिल्कुल भी नहीं करेगा, मल्टीपल इंटेलिजेंस भी नहीं करेगा, कंस्ट्रक्टिविज्म इसका राइट आंसर बना। कंस्ट्रक्टिविज्म में यही कहा गया कि भाषा सीखना क्या है, जहां पे आप अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे अपने नए ज्ञान को बनाते हैं, प्रीवियस नॉलेज के आधार पे कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी नॉलेज को। फॉर्म ओरिएंटेड भाषा इनपुट क्या भी बताया था स्टार्टिंग में, फॉर्म कंटेंट ओरिएंटेड, फॉर्म ओरिएंटेड क्या होता है। तो यहाँ पे फॉर्म ओरिएंटेड जो होता है, जहां आप फोकस बहुत फॉर्म्स पे कर रहे हैं, रूल्स पे, स्ट्रक्चर पे हमारा फोकस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ आंसर क्या बना फॉर्म ओरिएंटेड में, वेन एवर यू आर फोकसिंग ऑन वोकैबुलरी, देखो वही वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे आ गया, वर्ड्स पे, शब्दों पे फोकस कर रहे हैं, या मैं अपने प्रोनाउंसिएशन पे फोकस कर रही हूँ कि मेरा जो है उच्चारण कैसा है, तो उच्चारण पे फोकस करना और ग्रामर व्याकरण पे फोकस करना फॉर्म की बात कर रहा है, राइट। आप फोकस किस पे कर रहे हैं, रूल पे कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन पे कर रहे हैं, ये आपका फॉर्म फोकस्ड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इंफॉर्मेशन पे फोकस किया जाता तो आंसर क्या बनता आपका, कंटेंट, राइट। इंफॉर्मेशन वाला क्या था, कंटेंट ओरिएंटेड आपका भाषा। कंटेंट ओरिएंटेड इनपुट क्या होता है, जब आप किस पे फोकस कर रहे हो, इंफॉर्मेशन पे फोकस कर रहे हो, ठीक। तो ये हो गई बेसिक बेसिक बात। फॉर्म ओरिएंटेड से याद रखना, फॉर्म का मतलब है रूल, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है यहाँ पे, असेसमेंट फॉर लर्निंग जिसको क्या कहा जाता है, फॉर्मेटिव भी कहा जाता है, इसको फॉर्मेटिव भी कहते हैं, निर्माणात्मक कहेंगे। ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो हो रहा है, हम यहाँ पे फीडबैक की बात करते हैं, हम यहाँ पे बच्चों की प्रोग्रेस की बात करते हैं। तो आंसर बताइए, यहाँ पे देखो वर्ड आ गया ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इंप्रूव कर रहे हैं, तो आंसर इसका 1 वाला ही करेक्ट लग रहा है मुझे। पहला ऑप्शन देख के ही मुझे लग रहा है कि करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन भी देख लेना चाहिए हमें। प्रमोट करना जो है ये आपका असेसमेंट क्या है, ऑफ लर्निंग है ना। जब आप ऑफ लर्निंग की बात कर रहे हैं, जब आप यहाँ पे बहुत ज्यादा समेटिव है, तो समेटिव असेसमेंट कौन सा असेसमेंट है, जहां पे हम एट द एंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो आंसर बना यहाँ ऑप्शन नंबर 1 वाला, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है, प्रोडक्टिव वोकैबुलरी कौन से वोकैबुलरी है। तो प्रोडक्टिव वोकैबुलरी जो आपके प्रोडक्टिव कौशलों से आया है। प्रोडक्टिव कौशल कौन से होते हैं हमारे, स्पीकिंग और राइटिंग, जहां पे वी आर हाईली एक्टिव। तो आपके जो उत्पादक है, उत्पादक कौशल कौन से कौशल है, जहां आप बहुत एक्टिव हो, है ना। तो स्पीकिंग और राइटिंग में ऐसे वर्ड जिनको आप ज्यादातर अपनी स्पीकिंग राइटिंग में यूज करते हैं, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट बनेगा। अच्छा, यहाँ पे जो सुन रहे हैं, अगर सुन रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ये कौन सी वोकैबुलरी है, रिसेप्टिव है, राइट। रिसेप्टिव वोकैबुलरी वो वोकैबुलरी है जिसको आप सुन के या पढ़ करके समझते हो, बहुत ज्यादा अपनी डेली लाइफ में हम यूज नहीं करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड यू नॉट एंडोर्स, कौन सा इसमें से आप बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दोगे अपनी क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे पोइट्री की बात कर रहे हैं, तो इमेजिनेशन बढ़ाएंगे, अच्छी बात है। बच्चे जो है भाषा के साथ कार्य करेंगे, अच्छा है, प्लेजर होगा, फन होगा, याद रखना फन होगा। या सौंदर्य की बात जहां आ जाए कि हम सौंदर्य या एस्थेटिक्स जब हम बोलते हैं, तो एस्थेटिक्स की बात जहां की जाए वो आपका हो जाएगा पोइट्री। तो ग्रामर सिखाना पोइट्री का मेन पर्पज नहीं होता है। और क्या हो सकता है, एप्रिसिएशन, ठीक है। तो एप्रिशिएट, अगर बच्चे भाषा को क्या कर रहे हैं, एप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो भी पोइट्री का मेजर रोल होता है। The language used in classroom in various content areas as the teacher presents and interacts with students. So कौन सा स्किल है ये, जहाँ पे टीचर जो है बहुत ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा है, तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है, लैंग्वेज फॉर रियल लाइफ पर्पज है, लैंग्वेज रजिस्टर है, या कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है। बताइए क्या होना चाहिए इसका, कीवर्ड पकड़ो, क्या है कीवर्ड। अगर कीवर्ड को पकड़ लिया तो आंसर इजी हो जाएगा।
क्या कह रहा है, क्लासरूम में पहला वर्ड क्या आया, कक्षा में यूज हो रहा है। तो कुछ कुछ वर्ड्स आ रहे हैं कि भाई कक्षा में यूज हो रहा है, और यहाँ पे कंटेंट की फोकस की जा रही है ना, कंटेंट की बात की जा रही है, यानी आपके विषय से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, विषय से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हो गए वही आपका कंटेंट है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए, राइट। और बच्चों के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे क्लास में, तो ये आपका कौन सा किस चीज की कैरेक्टरिस्टिक है, CALP यानी कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी गिवन बाय जिम क्यूमिंस, राइट। जिम क्यूमिंस कहते हैं कि जो हमारा CALP होता है ये बाद के वर्षों में बच्चे सीखते हैं। यहाँ पर जो भी नॉलेज होता है वो कैसा होता है, अमूर्त ज्ञान देने पे फोकस किया जाता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को आप यहाँ पे देते हो, है ना। आप कॉग्निटिवली एकेडमिक प्रोफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो आप एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को ज्यादा दे रहे हैं। अच्छा, ये ऊपर के जो तीनों, ये जो दोनों हैं, ये दोनों ही आपके किस में आते हैं, BICS में आते हैं, ठीक है। BICS की फुल फॉर्म भी याद रखना, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, जहां पे डे टू डे भाषा के उपयोग पे ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ ग्रामेटिकल नॉलेज डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताइए कौन सा ग्रामेटिकल नॉलेज है। अभी दो तरह के ग्रामेटिकल नॉलेज हमने किया था, डेक्लेरेटिव एंड प्रोसीजरल, राइट। तो ये कौन सा है, नॉलेज अबाउट द फॉर्म। जब हम यहाँ पे फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, फॉर्म मतलब किसी भी भाषा के वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, रूल, ये क्या है, फॉर्म है, ठीक है। उसको डिस्क्राइब करना, यानी जब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं फॉर्म को, तो अगर मैं आपको टेंसेस के फॉर्म, टेंसेस के फॉर्मूलों को एक्सप्लेन करूं, तो ये कैसा नॉलेज है, जब आप कोई नॉलेज, ज्ञान को पहले ले रहे हो एंड देन आप उसको अप्लाई करते हैं प्रैक्टिस में। जैसे मान लो फिर मैं आपको Q&A करा दूं, फिर मैं आपको MCQs करा दूं, यानी आप अभी उसके बारे में जान रहे हो, है ना, आप उसको डेली लाइफ में अभी आपने अप्लाई नहीं किया है। यू आर फोकसिंग ऑन द फॉर्म फर्स्ट, फॉर्म पे फोकस करना, रूल पे फोकस करना, थियरी पे फोकस करना, किसी चीज को पहले थ्योरेटिकली हम समझने की कोशिश करते हैं, ये आपका डेक्लेरेटिव यानी घोषणात्मक ज्ञान है। प्रोसीजरल क्या होगा, जब आप उसको अप्लाई करते हो डेली लाइफ में, है ना, जब आप उसको यूज करते हैं, स्किल जब आप अपनी यूज करते हैं। यहाँ पे मेटा कॉग्निटिव नॉलेज क्या है, मेटा मतलब मैंने बता दिया सेल्फ होता है, कॉग्निटिव मतलब संज्ञान, यानी अपने ही थॉट पे, अपने थॉट पे विचार करना, अपने आप को इवैल्यूएट करना, अपने थॉट्स पे विचार करना, मेटा कॉग्निटिव है। और कॉम्पिटेंस क्या होता है कि हाउ कॉम्पिटेंट यू आर, आप कितने प्रवीण है किसी चीज को सीखने में। प्रवीणता का मतलब है कॉम्पिटेंस, अच्छा वर्ड है, कॉम्पिटेंस अच्छा वर्ड है, जहां पे ये कहा जाता है कि भाई बच्चे को LSR W सब में क्या होना चाहिए, प्रवीण होना चाहिए, कॉम्पिटेंस होना चाहिए उनके अंदर। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा टास्क यहाँ पर होगा, पूरा ये जो पैराग्राफ है इसको एक बार पढ़िएगा और बताइएगा क्या होना चाहिए। यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन आंसर, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है, देखो होटल मेन्यू दिया गया है उनको एंड ऑर्डर करने के लिए कहा गया है 4 लोगों के लिए। अच्छा, लर्नर्स आर स्पीकिंग अबाउट व्हाट दे विल ऑर्डर, देयर प्रेफरेंसेस, कीपिंग मनी टू गेट बैक टू द हॉस्टल। ये कर क्या रहे हैं, यहाँ पे मेन्यू दिया गया है, पैसे के बारे में सोच रहे हैं कि अच्छा वापस भी आना है, 70 रुपए ऑटो का भी लगेगा, खाने का 1800 रुपया लगेगा, ये सब वो सोच रहे हैं। यानी ये कौन सा स्किल है उनका, यहाँ पे स्टडी हो रहा है, इंगेज हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, भाषा को यूज कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। यानी टीचर यहाँ पे फोकस सिर्फ ये नहीं है कि उनको लेके गया टीचर रिक्रिएशन कराने और उनको थोड़ा घुमाने फिराने ले गया, घुमाने फिराने की बात नहीं है, स्टडी का पर्पस है। इंगेज हो रहे हैं, आपस में गए हैं, मिल के जा रहे हैं, कहीं पे किसी होटल मेन्यू में गए और ऑर्डर करने के लिए बोला गया, ठीक है। एंड कोई किसी को एलर्जी है, यानी रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं, यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करेंगे कि अच्छा क्या करना चाहिए, किस परिस्थिति में कैसे आप वहां पे आंसर करोगे या कैसे आप रिएक्ट कर रहे हो, और भाषा को ऑफ कोर्स यूज कर रहे हैं। तो आंसर यहाँ पे बी वाला जो आप देख रहे हैं ये आपका सबसे बेस्ट यहाँ पे बनेगा, ठीक है, क्योंकि वो रियल लाइफ सिचुएशन में, कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे भाषा को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे भाषा को कैसे सिखाया जा रहा है, टीचर ने यहाँ पे भाषा को संदर्भ में सिखाया है, कॉन्टेक्स्ट यानी उनको रियल सिचुएशन, रियल इस सिचुएशन में रख करके टीचर भाषा को सिखा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हो गए हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट, आज का ये सेशन होता है समाप्त। एंड आशा करती हूँ कि आज की इस क्लास में आप लोगों को सारे क्वेश्चंस इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर लगता है कि समझ में आ गया है तो सेशन को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो गो एंड चेक आउट, आई वुड हाईली रेकमेंड यू। अगर आप इनको डेली बेसिस पे देख लोगे, वीडियोस को आप प्रैक्टिस करोगे, तो एक भी प्रश्न आपका अगले एग्जाम में गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। व्हेनेवर यू आर रेडी, तो वो आपको हेल्प करेगा, ये सारे आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट अपकमिंग सेशन के साथ, अपकमिंग क्लास के साथ। मिलते हैं सभी, बाय बाय सभी को, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। इन केस ऑफ एनी अदर क्वेश्चंस इफ यू हैव, डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स।